हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। अब हम क्लास की टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 10 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है, जिसमें हमारा साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और उसमें अब प्रैक्टिस चल रही है, तो ज़रूर जुड़ें सुबह 10 बजे। और सुबह 11 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। शाम को 4 बजे हमारी पेपर 1, कौन सा पेपर 1 की क्लास होती है, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 5 बजे, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। यह पेपर जो है वो हमारा पेपर सेकंड है। यह पेपर हमारा सेकंड है। अगली क्लास है हमारी शाम को 6 बजे, यानी कि मेरी क्लास है जो हिंदी की क्लास है, जिसमें हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी कंटिन्यू क्लास चल रही है। और शाम को 9 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है, जिसमें सर ने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। अब उसमें प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री बैच का लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी में आज हमारा है पार्ट 3, जिसका नाम है गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना व बोलना। इसमें हम गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण करेंगे तथा लय तथा उसके उतार चढ़ाव के साथ बोलना व पढ़ना सीखेंगे। करते हैं हम अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, गद्य से आप क्या समझते हैं तथा पद्य से भी आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गद्य और पद्य से आप क्या समझते हैं, समझाइए। गद्य और पद्य से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसी में एक क्वेश्चन और है कि गद्य और पद्य में अंतर क्या है। ये बीटीसी 2017 और 15 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गद्य और पद्य में अंतर बताइए। ये बीटीसी 2015 में भी आया है और 17 में भी आया है। इसी प्रकार से इसका एक बार फिर से निर्माण करके ये 2020 में भी आया हुआ है कि गद्य और पद्य में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये 2025 के एग्जाम्स में मिल सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना क्लास। पहला है हमारा गद्य। गद्य वह लिखित भाषा है जो बिना माप के होती है। व्याकरण के नियमों का पालन करती है और वाक्यों और पैराग्राफों में व्यवस्थित होती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। गद्य वह लिखित भाषा है जो बिना माप की होती है। क्या होती है? ये बिना माप की होती है। व्याकरण के नियमों का ये पालन करती है। गद्य जो है वो व्याकरण के नियमों का पालन करती है और वाक्यों और पैराग्राफों में व्यवस्थित होती है। गद्य लेखन आमतौर पर प्राकृतिक भाषण का अनुकरण करता है। गद्य का लेखन यह भाषण का अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण या अनुसरण करता है। हालांकि यह कोई आवश्यकता नहीं है। गद्य में उपन्यास, आत्मकथाएं, पत्रिका, लेख और इसी तरह के अन्य कार्य शामिल होते हैं। गद्य में क्या क्या शामिल होता है? गद्य में उपन्यास, आत्मकथाएं, पत्रिका, लेखन, इसी तरह के अन्य कार्य भी शामिल होते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा गद्य कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पद्य। पद्य की डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्जाम में ये आती हैं। एग्जाम में आपको अति लघु टाइप क्वेश्चन में मिल सकती हैं, जो 1-1 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इनको आप छोड़े ना बिल्कुल। अब हम देखते हैं पद्य की डेफिनेशन। पद्य साहित्य से तात्पर्य काव्य साहित्य की उस विधा से है। पद्य साहित्य से तात्पर्य काव्य साहित्य की उस विधा से है जिसमें काव्य, कविताएं, गीत, गजल, छंद, दोहे आदि की रचना की जाती है। पद्य क्या है? पद्य काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें काव्य, कविताएं, गीत, गजल, छंद, दोहे आदि आते हैं। पद्य साहित्य की जिन विधाओं में रचना की जाती है वहाँ कहानी या मन भावों को व्यक्त करने के लिए गेयता का पुट दिया जाता है। क्या होता है?
इसमें पद्य साहित्य की जिन विधाओं में रचना की जाती है वह कहानी तथा मन के भावों को व्यक्त करने के लिए पुट दिया जाता है और गद्यात्मक रूप दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पद्य कहते हैं। आगे देखते हैं। साहित्य में गद्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य में गद्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। हम अपने भाव को और विचारों को प्रायः किस में व्यक्त करते हैं? गद्य में अभिव्यक्त करते हैं। दूसरे भावों एवं विचारों का बोध गद्य के द्वारा ही सरलता से हो सकता है। दूसरे भावों और उनके विचारों को क्या कर सकते हैं? गद्य के द्वारा ही सरलता से उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की क्या होती है? प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत में व्यवस्थित होते हैं। क्या होता है? और भाषा जो होती है वो व्याकरण सम्मत में व्यवस्थित होती है। जबकि पद्य में क्या होता है? अभी हमने गद्य के बारे में जाना, अब हम देख लेते हैं कि पद्य में क्या होता है। पद्य में अनुभूतियों की क्या होती है? प्रधानता होती है। पद्य में अनुभूतियों की प्रधानता होती है, जबकि गद्य में हमने क्या बताया था? गद्य में वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है। क्या होती है? अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध भाव, रागात्मकता, कल्पना व संवेदना से होता है। पद्य का संबंध किससे है? पद्य का संबंध भाव से है, रागात्मकता व कल्पना व संवेदनशीलता या संवेदनाओं से है। पद्य का संबंध है। अब हम गद्य और पद्य के प्रमुख अंतर देख लेते हैं कि गद्य और पद्य में अंतर क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, गद्य के वाक्यों में विरामों के नियमों का पालन होता है। गद्य के वाक्यों में विराम के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों से कोई भी बंधन नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि गद्य के वाक्यों में विराम यानी कि विराम चिन्हों का नियमों का पालन किया जाता है। किसका? विराम के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों का कोई भी बंधन नहीं होता, इनका कोई भी बंधन नहीं होता है। अतः विराम चिन्हों के नियम गद्य में होते हैं, पद्य में नहीं। अतः विराम चिन्हों के नियम, जो विराम चिन्ह होते हैं उनके नियम हमारे गद्य में कार्य करते हैं, जबकि पद्य में कार्य नहीं करते हैं। क्या हो? पद्य जो होता है वो बंधन मुक्त होता है। अगला है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गद्य में लय की कोई विशेषताएं नहीं होती हैं। गद्य में लय की कोई विशेषता नहीं होती है, जबकि पद्य में गति और लय दोनों की विशेषताएं की विशेष भूमिका होती है। इसमें क्या कि गद्य में कोई लय की कोई मुख्य विशेषता नहीं होती है, जबकि पद्य में क्या होता है? पद्य में गति भी आवश्यक है और लय भी। इन दोनों की क्या है? विशेष भूमिका है। किसकी? गति और लय की। गति और लय की एक विशेष क्या है? भूमिका है पद्य में, जबकि गद्य में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता। गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता, जबकि पद्य की रचना सदैव छंदबद्ध होती है। कैसी होती है? छंद के द्वारा होती है तथा छंद युक्त होती है, जबकि पद्य की रचना छंदबद्ध व छंद युक्त होती है। क्या होती है? पद्य की रचना छंद से युक्त होती है, जबकि गद्य की नहीं होती है। ठीक है, अतः स्पष्ट किया जा सकता है कि गद्य और पद्य के ये पर्याप्त अंतर होते हैं। अतः गद्य व पद्य में ये पर्याप्त अंतर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उच्चारण के उद्देश्य व महत्व को बताइए। उच्चारण के महत्व तथा उद्देश्य को बताइए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उच्चारण के उद्देश्य क्या होते हैं। उच्चारण के उद्देश्य क्या होते हैं? पहला पॉइंट है हमारा, छात्रों में उच्चारण का अभ्यास कराकर उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि करना। क्या होता है? उच्चारण का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों में उच्चारण का अभ्यास कराकर उनमें क्या करना? उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि करना। कैसे? बच्चे जब बार बार उच्चारण करता है तो वह उस वाक्य या शब्द इस सबको क्या करता है? सीखता है, और उसमें क्या एक आत्मविश्वास की भावना जो होती है वो जागृत होती है। क्या होती है? आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, गद्य तथा पद्य सभी अर्थों को गति, लय और पूर्ण हाव भाव के भाव से शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या है? गद्य तथा पद्य के सभी अर्थों को
गति, लय तथा पूर्ण हाव भाव, पूरे एक्सप्रेशन के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना चाहिए। बच्चों को शुरुआत में ही, बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा से ही उन्हें क्या करना चाहिए, गद्य और पद्य के सभी अर्थ, उनकी गति है, लय है तथा पूर्ण हाव भाव के साथ उन्हें शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए, उन्हें शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए। ठीक है, उन्हें शुद्ध बोलना सिखाना चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3, शुद्ध उच्चारण तथा गति का लगातार विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने और बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। इसका यही मतलब है, हमने नेक्स्ट पॉइंट में अभी देखा कि उन्होंने कहा है कि गद्य और पद्य के सभी अर्थों को गति, लय और उनके हाव भाव के साथ शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट में भी यही दिया है कि शुद्ध उच्चारण के साथ, बच्चों को शुद्ध उच्चारण के साथ और गति के साथ लगातार उनका विकास करते हुए उन्हें पढ़ने और बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, जिससे क्या होता है, उन्हें उनमें आत्मविश्वास की जो वो है, जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है। क्या होता है, आत्मविश्वास आता है और वो किसी के सामने एक शुद्ध उच्चारण के साथ अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5, बच्चों को भावानुकूल भाषा का प्रयोग कराना सिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसमें बच्चों को भावनाकुल, उनमें भाव के अनुकूल, क्या होता है, भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए तथा स्वर निर्माण तथा अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना चाहिए। बच्चों में भाव अनुकूल का भाषा का क्या करना चाहिए, इसमें बच्चों को भाव अनुकूल भाषा का प्रयोग सिखाना चाहिए तथा स्व निर्माण, खुद से उन्हें निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनके अंग संचालन की कला का भी अभ्यास कराना चाहिए, जिससे उनका उच्चारण जो है वो जिससे उनके उच्चारण में क्या हो, वृद्धि हो, उनका उच्चारण जो है वो अच्छे से निकले, उनका उच्चारण जो है वो शुद्ध हो। ठीक है, आगे देखते हैं अब उच्चारण का महत्व। उच्चारण का महत्व, भाषा में उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है। भाषा में उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है। किसी भाषा के शब्दों का उचित उच्चारण भाषा के परिनिष्ठित रूप को प्रकट करता है। क्या है इसमें दिया है कि किसी भाषा के शब्दों का उचित उच्चारण करने से क्या होता है, भाषा के परिनिष्ठित रूप को प्रकट करना है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया, डॉक्टर भोला प्रसाद तिवारी ने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित या छिद ध्वनि प्रतीकों की वह संरचना व व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भाषा का उच्चारण अवयवों से उच्चारित या छादित यानी कि अचानक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है। ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। विचार विनिमय मतलब कि अपने विचारों का आदान प्रदान। विचार विनिमय से मतलब है अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विचार विनिमय, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान। उक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि जब हम विचारकों की उक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि जब हम विचारकों को ध्वनि के रूप में होठों पर लाते हैं, जब हम विचारकों को ध्वनि के रूप में अपने होठों पर लाते हैं, तभी वह भावों के आदान प्रदान की एक सशक्त माध्यम भाषा बनती है। क्या होता है, जब हम विचारकों को अपनी ध्वनि के रूप में, क्या होता है, जब हम विचारकों को ध्वनि के रूप में अपने होठों पर लाते हैं, तब क्या होता है, तब वह भावों को, क्या होता है, भावों को आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम भाषा बनती है। क्या बनती है, एक भाषा बनती है जिसमें विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम उच्चारण होता है। जिसमें क्या होता है, विचारों और भावों के जिसमें विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम क्या होता है, उच्चारण होता है। इस प्रकार उच्चारण में अभिव्यक्ति की सशक्त क्षमता होती है। इस प्रकार उच्चारण में अभिव्यक्ति की सशक्त क्षमता होती है।
अभिव्यक्ति के द्वारा किसी भी बात को का उतार चढ़ाव, अभिव्यक्ति के द्वारा किसी भी बात को उतार चढ़ाव, लय, सुर आदि के द्वारा इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? अभिव्यक्ति के द्वारा बात को उतार चढ़ाव, लय व सुर के द्वारा इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि कथन का भाव स्पष्ट होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। क्या होता है कि कथन का भाव स्पष्ट करने में क्या होता है, कोई कठिनाई नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वाक्य केवल उच्चारण के तरीके के परिवर्तन होने के कारण अलग अलग अर्थों को व्यक्त करता है। क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वाक्य को केवल एक ही वाक्य उच्चारण के तरीके में परिवर्तन के साथ साथ उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। क्या होता है? उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि कल तुम्हें कानपुर जाना है, कल तुम्हें कानपुर जाना है, अथवा कल तुम्हें दिल्ली जाना है। क्या है? कल तुम्हें दिल्ली जाना है। तो पहला वाक्य आदेश सूचक है। क्या है? कल तुम्हें कानपुर जाना है, ये आदेश सूचक है। मतलब इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें कोई आदेश दे रहा है। मतलब कल तुम्हें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि कल तुम्हें कानपुर जाना है, ठीक है, कल आपको कानपुर जाना है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आदेश सूचक वाक्य। और दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक है, दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक है। इसमें सही कहा गया है, इसमें ऊपर दिया गया है कि एक ही वाक्य केवल उच्चारण के तरीके के रूप में परिवर्तन होने के कारण इनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि कल तुम्हें कानपुर जाना है, ये क्या है? एक आदेश सूचक वाक्य है। जबकि ये नेक्स्ट वाक्य है जो है कल तुम्हें दिल्ली जाना है, इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। इससे यह प्रतीत होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, तो दूसरा वाक्य जो है वो हमारा प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक है। इस प्रकार केवल उच्चारण के ढंग में परिवर्तन करने से वाक्य का स्वरूप बदल गया है। इस प्रकार केवल उच्चारण के ढंग में परिवर्तन करने से वाक्य का स्वरूप बदल गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको छोड़े ना, क्योंकि वो आपको 2025 में देखने को मिल सकते हैं। वो आपको 2025 के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, जिससे इस क्लास का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। इसका आंसर देखते हैं। अक्षरिक उच्चारण के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। अक्षरिक उच्चारण के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है हमारा, शिक्षक को विद्यार्थी के लिए उच्चारण का ज्ञान देना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए उच्चारण का ज्ञान देना चाहिए। शिक्षक को उस अक्षर का स्वयं उच्चारण कराना चाहिए जो कठिन होते हैं, उनका शिक्षक को शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उसका शुद्ध उच्चारण अभ्यास कर करके सीख सके। ठीक है, वो बार बार अभ्यास करेगा, जिससे वो उस कठिन उच्चारण को सरल उच्चारण में बदल देगा। ठीक है, जिससे वो कठिन उच्चारण को शुद्ध में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2। शाह को हिंदी भाषा में शाह, सलजम वाला शाह की तरह बोला जाता है। षटकोण वाले शाह को हिंदी के सलजम वाले शाह की तरह बोला जाता है, तथा खा के रूप में नहीं। जैसे वर्षा। ज्यादातर लोगों का उच्चारण ये होता है कि वो वर्षा को वर्षा ना बोलकर बरखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्षा को वर्षा ना बोलकर बरखा बोलते हैं। तो ये उच्चारण जो है वो हमारा बिल्कुल गलत है। तो सही उच्चारण हमारा क्या है? वर्षा। तो शिक्षक को बच्चों के लिए सा की बोली को सिखाना चाहिए, तथा खा के रूप को भी बताना चाहिए कि खा कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। वर्षा होता है ना कि बरखा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। गिया को गियों के रूप में बोला जाता है। जिया को गियों के रूप में बोला जाता है, क्योंकि ज्ञा का निर्माण जा और इया से मिलकर बना होता है। किससे होता है? जा और इया से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका उच्चारण शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञान। लेकिन हम नॉर्मल भाषा में लेकिन ज़्यादातर इसका उच्चारण हम
ज्ञान के रूप में करते हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो एक गलत उच्चारण है या फिर अशुद्ध उच्चारण है। सही उच्चारण इसका ज्ञान है, इसका उच्चारण है ज्ञान। इसको ज्ञान ना कहकर ज्ञान कहना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4, छा को कच्छ। ठीक है, ये छा जो है क्षत्रिय वाला छा है, ये का और शा से मिलकर बना होता है। इससे बना होता है, का और शा से मिलकर बना होता है, इसे कशा कहते हैं। ठीक है, कशा को मतलब कशा को कशा ना कच्छ, ये कच्छ लिखा है, तथा छा के रूप में बोला जाता है, ना कि छा। छा मतलब क्षत्रिय वाला छा, छा मतलब ये छतरी वाला छा के रूप में हम बोलते हैं। ठीक है, छाता वाले छा का प्रयोग करते हैं, जबकि छा कशा से मिलकर बना है, छा कशा से मिलकर बना है। किससे बना है? कशा से। तो इसका सही उच्चारण होता है कशा या फिर क्षत्रिय, ना कि छतरी वाला छा। इसको कहते हैं क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, री को री के रूप में बोला जाता है, जैसे ऋतु। ऋतु नंबर 6, जिया नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, उआ तत्सव शब्द में संयुक्त अक्षर बनाने के काम आता है। उआ तत्सम शब्दों में संयुक्त अक्षर बनाने के काम आता है और उच्चारण अव न के समान होता है, जैसे चंचल। जैसे चंचल, चंचल में ना साइलेंट होता है। जैसे चंचल में ना जो है, ना की ध्वनि जो होती है वो प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, जो प्रतीत नहीं होती है, जैसे चंचल, अंजन, कंचन, ये सभी क्या है, इनमें ना जो है वो छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, अड़ा भी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। अड़ा भी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है और उच्चारण अनुस्वार की तरह होता है, और इसका उच्चारण जो होता है वो अनुस्वार की तरह होता है। किसकी तरह होता है? अनुस्वार की तरह होता है। जैसे गंगा रंग, जैसे गंगा रंग, लेकिन कुछ तत्सम शब्दों जैसे बाडगम्य, क्या है? बाडगम्य, पराडमुख, पराडमुख ये में यह ध्वनि दिखाई या सुनाई दी जाती है। जैसे बाडगम्य तथा पराडमुख में यह ध्वनि सुनाई देती है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, अड़ा का उच्चारण स्वयं सहित होने पर ठीक अड़ा की तरह होता है। अड़ा का उच्चारण स्वर सहित होने पर ये अड़ा की तरह होता है, किंतु स्वर रहित होने पर इसका उच्चारण ना में होता है। किंतु स्वर रहित होने पर इसका उच्चारण ना में होता है। जैसे पंडित, जैसे उदाहरण के लिए जैसे पंडित, पंडित को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये हमारा स्वर के रूप में हो गया, और व्यंजन के रूप में या स्वर रहित रूप में इसको हम ऐसे लिखते हैं पंडित, यानी कि बिंदी के रूप में। बिंदी हमारा ना को व्यक्त करती है, बिंदी हमारी ना को व्यक्त करती है। तो पंडित इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और पंडित बिंदी का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9, दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार का उच्चारण प्रायः चंद्र बिंदु की तरह होता है। दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार का उच्चारण प्रायः चंद्र बिंदु की तरह होता है, परंतु प्रयोग अनुस्वार की तरह होता है, परंतु प्रयोग जो है वो अनुस्वार की तरह होता है। जैसे है, मैं, नहीं, क्या होता है में जो मात्रा लगती है बिंदी, ठीक है, मैं, नहीं आदि। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10, अकारांत शब्दों के अंतिम व्यंजन का उच्चारण प्रायः हलंत से होता है। क्या होता है? अकारांत शब्दों का अंतिम व्यंजन प्रायः हलंत से होता है, किंतु लिखा स्वस्वर जाता है। जैसे प्यार, राम, जैसे सस्वर, जैसे प्यार और राम आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 11, अकारांत 4 अक्षर वाले शब्दों में दूसरे अकारांत वर्ण का हलंत उच्चारण किया जाता है। अकारांत 4 अक्षर वाले शब्दों में दूसरा अकारांत वर्ण का उच्चारण किया जाता है। जैसे दल, दल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अकारांत 4 अक्षर वाले शब्दों में दूसरे अकारांत वर्ण का हलंत उच्चारण किया जाता है, जैसे कि दल। ठीक है, अण,
चन, अणचन क्या होता है? अणचन। मलमल, ये क्या है? 4 अक्षर वाला ये शब्द है जिसमें दूसरे अकारांत वर्ण का हलंत होता है। क्या होता है? जिसमें दूसरे अकारांत वर्ण का हलंत होता है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12, अकारांत 4 अक्षर वाले शब्द तीसरा अकारांत वर्ण हलंत से उच्चारित होता है, हलंत से उच्चारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 13, अकारांत 3 अक्षर वाले शब्द का अकारांत वर्ण हलंत के समान बोला जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, ध्या का उच्चारण ध्या के रूप में होता है। ये किससे बना होता है? दा, आधा दा प्लस धा से मिलकर बना होता है। क्या होता है? आधा दा और धा से मिलकर हम धा का निर्माण करते हैं। जैसे विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी, ठीक है। दधा, दधा का उच्चारण दधा के रूप में होता है, जैसे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उच्चारण दोष के प्रमुख कारण क्या हैं? उच्चारण दोष के प्रमुख कारण क्या हैं, बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2025 में देखने को मिल सकता है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये तो इसका आंसर देख लेते हैं। उच्चारण दोष के कारण, उच्चारण दोष के कारण हिंदी भाषा में उच्चारण दोष के कारण प्रमुख है। क्या है? प्रमुख या निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा हिंदी ध्वनि एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान, हिंदी ध्वनियों व उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्वनियों का उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों के विषय में भ्रम हो जाता है। छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्वनियों के उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों में क्या हो जाता है? उन्हें भ्रम हो जाता है, जिससे छात्र शा, जा, सा यानी कि शा, जा और शा में और व री में रा, ठीक है, में ई में तथा बा भा में कोई भेद नहीं समझते। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे ध्वनियों का उच्चारण तो कर लेते हैं, लेकिन उच्चारण स्थानों में वो भ्रमित रहते हैं। उनसे कहेंगे हम छोटी ई बनाओ तो वो बड़ी ई बना देते हैं, और शा अगर हम सलजम वाला सा कहते हैं तो वो हमें सपेरा वाला सा बना देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्वनियों के उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों के विषय में क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है, जिससे छात्र इसका उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं, उनमें भेद नहीं समझ पाते हैं। उच्चारण दोषों से बचने के लिए हिंदी ध्वनियों के सही स्वरूप तथा उच्चारण का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो इन उच्चारणों के दोष को दूर करने के लिए हमें बच्चों को हिंदी के स्वरूप तथा उसके उच्चारण का ज्ञान कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बन चुका है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, छात्रों को उच्चारण तत्वों का ध्वनि व्यवस्था, लय है, स्वरघात है, गति विराम आदि का समुचित ज्ञान नहीं होता। छात्रों को उच्चारण तत्वों जैसे ध्वनि व्यवस्था, लय तथा स्वर आघात व गति विराम आदि का समुचित ज्ञान नहीं होता। उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ पर हमें लय लेना है, कहाँ पर हमें गति और विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, ठीक है। इसका छात्र उचित उच्चारण नहीं कर पाते, इसका छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं, जैसे निन्यानवे को प्रायः वह निन्यानवे कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? निन्यानवे कहते हैं। क्या कहते हैं? निन्यानवे कहते हैं, ना कि 99 कहते हैं। 43 को 83 कहते हैं, 43 को 83 कहते हैं तथा 43 बोलने की गलतियां करते हैं। तो क्या होता है? इसमें उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव होता है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, शारीरिक विकार ध्वनि यंत्र संबंधित। बच्चों में शारीरिक विकार हो जाते हैं ध्वनि यंत्रों से संबंधित। कुछ छात्र शारीरिक विकारों से ग्रस्त होते हैं और कुछ छात्रों को ध्वनि यंत्रों जैसे कंठ है, तालु आदि के विकार होते हैं, जिससे वे शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतः अति वृद्ध व्यक्ति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, अतः अति
वृद्ध व्यक्ति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति उच्चारण स्थान के स्तर पर, उनमें क्या होता है, उनमें शारीरिक विकार आ जाते हैं, जैसे उनके कंठ व तालु में विकार आ जाते हैं, जिससे वे उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, परिवार में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान ना देना। परिवार में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान नहीं देना। उच्चारण दोष का अन्य कारण परिवार के लोगों का द्वारा शुद्ध उच्चारण पर ध्यान ना देना भी है। परिवारों उच्चारण का अन्य विकारों का कारण परिवार में लोगों द्वारा शुद्ध उच्चारण पर ध्यान ना देना है। जिस परिवार में बच्चा रहता है, यदि उसके सदस्य के लोग जो हैं वो अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो बच्चा उसका अनुकरण करके ध्वनियों का उच्चारण अशुद्ध के रूप में ही करता है। साथ ही अशिक्षित माता पिता के बच्चों के उच्चारण के प्रति विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे वे उच्चारण संबंधित अशुद्धियां करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया, इसमें बताया गया है कि जैसे परिवार में लोगों को शुद्ध उच्चारण का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जिस प्रकार से अपनी भाषा को अपने उच्चारण करेंगे, अगर आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चा उसी का अनुकरण करके अशुद्ध ही उच्चारण को करेगा, जिससे क्या होगा, वह उसके उच्चारण में संबंधित अशुद्धियां हो जाएंगी। ठीक है, जिस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 है बलाघात से अपरिचित होना। हिंदी की काव्य संरचना के समय बलाघात का एक महत्वपूर्ण रोल है। हिंदी की वाक्य संरचना के समय बलाघात का भी एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय किस शब्द पर बल देते हैं यह महत्वपूर्ण है। जैसे राम ने तुमको मारा, वाक्य में राम पर बल देने पर राम दंडनीय है। ठीक है, इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि राम ने तुमको मारा, किसको मारा, तुमको मारा। इसमें राम पर बल देने पर राम जो है वो एक दंड के काबिल है। क्यों? क्योंकि राम ने तुमको मारा होने का ज्ञात होता है, तुमको पर बल देने पर ज्ञात होता है कि तुम तो स्वयं बहुत तेज हो, तुमको बल देने पर यह ज्ञात होता है कि तुम तो स्वयं बहुत तेज हो, कैसे राम ने तुमको मारा। इस तरह अर्थ भेद हो जाते हैं, इस प्रकार से अर्थ में भेद हो जाते हैं, यानी कि उनमें परिवर्तन हो जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, गति का ज्ञान ना होना। छात्रों को पढ़ाते समय समुचित मात्रा, समय, ध्येय, न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता है। बच्चों को पढ़ाते समय समुचित मात्रा, समय, धिक्य व न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता है, अतः वे उच्चारण करते समय ध्वनियों का उच्चारण कभी मंद करते हैं तो कभी वो तेज करते हैं। उदाहरण के लिए मारो मत छोड़ो, पहला हमारा उदाहरण है मारो मत छोड़ो। पहला उदाहरण है हमारा मारो मत छोड़ो और दूसरा है मारो मत छोड़ो। तो इनमें गति का ज्ञान ना होने के कारण इसमें इसका पहले का मतलब अलग है कि मारो मत छोड़ दो। ठीक है, मारो मत छोड़ो, इसमें है मारो मत छोड़ो। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि किसी को मारो मत, उसको छोड़ दो, बख्श दो। ठीक है, और इसमें है मारो और इसका मतलब है मारो मत छोड़ो, मारो जरूर और मत छोड़ो इस आदमी को। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों वाक्यों के अर्थ भिन्नता स्पष्ट करते हैं। इसके कहने के लहजे पर अर्थ निर्भर करते हैं। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पार्ट 3, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने पढ़ लिए हैं और ये ही काफ़ी बार प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल के क्लास में हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।